जो कल का टॉपिक है वो पहले रिवीजन करेंगे, इसके बाद आज उत्तल दर्पण में बताएंगे। टॉपिक का नाम क्या था? गोलीय दर्पण, यही ना था जी। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध एक एक शब्द जो है वो समझ में आना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे गोलीय दर्पण कह रहे हैं तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक सतह को, वो आंतरिक सतह हो या बाह्य सतह हो, जब चांदी की कलई कर दी जाती है या जब कलई कर दी जाती है, लाल रंग के आप देखे होंगे शीशा के पीछे लाल रंग का कलई किया गया रहता है ना। तो जब कभी भी अगर एक सतह को कलई कर दिया जाता है तो वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, इसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब अगर आपको ये याद है कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक सतह को कलई किया जाता है, एक बाह्य सतह को। तो जब आंतरिक सतह को किया जाता है तो वो क्या बनता है? उत्तल, और जब बाह्य सतह को किया जाता है तो क्या बनता है? अवतल। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बाह्य सतह को कलई किया गया है, इसके द्वारा ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया। यानी गोलीय दर्पण में अगर हमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम संबंध किस में ज्ञात कर रहे हैं? अवतल दर्पण में। तो लिख देंगे नंबर 1 अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अब हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये याद रहेगा तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं पता ही न रहे, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं पता ही न रहे, तो बस छापिएगा और जाइएगा। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। यानी कि हमें कैपिटल एफ और कैपिटल आर में क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम इस दर्पण का अवलोकन करेंगे, दर्पण का निरीक्षण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्स वाई जो है वो एक दर्पण है, और एक्स वाई दर्पण पर जब एक किरण आपतित होती है बिंदु एम पर, तो वो आपतित होकर के कहाँ जाती है? मुख्य फोकस पर। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण अवतल दर्पण पर जब पड़ती है तो परावर्तित होकर के कहाँ जाती है? मुख्य फोकस पर। और ये मुख्य फोकस पर जाती है, और एक किरण जो वक्रता केंद्र पर आती है तो वो जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। अब इस आधार पर हम देखते क्या है कि ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ से एक लंब n खींच दिया, mn लंब खींच दिया अक्ष x डैश पर, जो ध्रुव P के अत्यंत निकट है। बिंदु P जो है वो दर्पण का क्या है? ध्रुव है। और ये भी बताए थे कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, बताए थे ना। ये सब बेसिक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो ये समझ में आएगा। अब आप देखिए, जो भी फिगर में अभी बताए हैं वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। कल के क्लास में ये हम लोग देखे भी थे, है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक्स वाई एक क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है, एवं मुख्य अक्ष क्या है? एवं मुख्य अक्ष x डैश है। दर्पण की फोकस दूरी PF है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? PF एवं वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या PC है। अब आप देख सकते हो, इससे क्लियर हो गया कि फोकस दूरी PF है और वक्रता त्रिज्या क्या है? PC है। अब हम अगर चित्र से बात करें तो लिख सकते हैं कि चित्र से MN लंब कहाँ खींचा है? XX डैश, MN लंब XX डैश, और XX डैश क्या है? मुख्य अक्ष। किसका मुख्य अक्ष है? गोलीय दर्पण के भाग अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का यह XX डैश क्या है? मुख्य अक्ष है, और इस पर हमने क्या कर दिया? MN लंब खींच दिया, और लिख देंगे कि चूंकि बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत क्या है? बिंदु N
ध्रुव P के अत्यंत निकट है। ये यहीं पर क्लियर कर दिए, अत्यंत निकट है। तो अब देखो चित्र से ही क्या हो जाएगा, एक जगह कोण बन रहा है थीटा, तो दूसरी जगह क्या बन रहा है 2 थीटा। यहाँ से ये परावर्तित किरण जब आपतित किरण जब आई और परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से गुजरी, तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है और यहाँ थीटा कोण बन रहा है। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो एकांतर कोण से जब ये 2 थीटा हो जाएगा कुल, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। और ये कोण जब थीटा है तो ये भी एकांतर कोण से कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा और 2 थीटा कैसे हुआ, समझ में आया। तो अब इसके बाद जो है वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज MNF में, किसमें MNF में। तो MNF में क्या हो जाएगा, तो MNF का कोण कितना है 2 थीटा। तो जब कोण 2 थीटा है तो लिखेंगे tan 2 थीटा। अब tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि tan लेंगे तो लंब बटा आधार, और ये लंब दोनों में कॉमन आ जाएगा, थीटा में भी 2 थीटा में भी कैंसिल हो जाएगा। और आधार से ही नहीं मतलब है, क्योंकि PF और PC आधार पर है। तो अब हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो MN बटा में NF, MN और बटा में NF, कोई दिक्कत। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, तो MN बटा में। अब tan थीटा किस में है, tan थीटा त्रिभुज MNC में है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज MNC में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके वीडियो देखना, फिर से देखना, समझ में आएगा क्यों tan थीटा ही ले रहे हैं, क्यों tan थीटा 2 ले रहे हैं 2 थीटा। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब लंब बटा आधार लेंगे तो आधार में NF आ जाएगा और आधार में NC आ जाएगा, और दोनों लंब में क्या आएगा MN आएगा। और जब MN आएगा तो दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, MN MN कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल आधार। तो आधार पर ही तो हमको कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब कि PF और PC के बीच ही तो संबंध बताना है। तात्पर्य यह है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, तो बस वही बच जाएगा। इसी वजह से tan थीटा ले रहे हैं और कोई दूसरा निष्पत्ति नहीं ले रहे हैं। तो अब MNC में क्या हो जाएगा, तो MNC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो MN बटा में NC, तो ये हो जाएगा MN और बटा में NC। tan थीटा बराबर MN बटा में NC है, तो tan थीटा बराबर अगर MN बटा में NC है तो थीटा और 2 थीटा, या लिखेंगे tan थीटा एवं tan 2 थीटा का मान अल्प होने पर, तो अल्प होने पर क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा MN बटा में NF, 2 थीटा बराबर हो जाएगा MN और बटा में NF, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा MN और बटा में NC। इसलिए अब 2 है तो थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं MN और बटा में NC, और ये बराबर तो ऐसे ही ना रहेगा MN और बटा में NF। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब थीटा का मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से अगर हमने ये मान रखा है तो MN और MN क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2/NC और 1/NF। चूंकि N ध्रुव P के अत्यंत क्या है, निकट है, इसलिए NF ना होकर के क्या हो जाएगा PF, NC ना होकर के क्या हो जाएगा PC। तो लिखेंगे कि चूंकि ध्रुव P के अत्यंत निकट कौन है, बिंदु N है, अतः अब NC ना होकर के क्या हो जाएगा PC, और NF ना होकर के क्या हो जाएगा PF। PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे, R से, और ये x डैश की तरफ है। तो जब x डैश की तरफ है तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव, निगेटिव होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। और PF आ गया फोकस दूरी, तो PF कहाँ है, x डैश की तरफ, तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव, तो ये भी हो जाएगा -f। अब इसका मान यहाँ रख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए उपरोक्त पद में, इसलिए उपरोक्त पद में, तो क्या हो जाएगा 2/NC, तो NC के जगह पर -R, 1/NF, NF के जगह पर तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कट गया तो क्या आ गया 2/में R और बराबर 1/में F। तो अब ये क्या हो जाएगा 2F बराबर R, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/में 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। लिखेंगे अतः अवतल दर्पण में फोकस दूरी F
वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है, r की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यही ना प्रूफ करना था। यानी कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अब यहाँ पर एक दो लोग ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे, तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बताया गया। रहा ही नहीं जाता है, बताना पड़ता है। तुमको कितना भी बोला जाए कि क्लास मिस मत करो, लेकिन आप जो है वो क्लास मिस ही करोगे, तो छूटेगा तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी ये कल का टॉपिक था, इसको बता दिए, ठीक है। जा करके देख लेना, अगर समझना होगा तो वीडियो देख लेना। अब समय नहीं देंगे लिखने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उत्तल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में हमें साबित करना है कि F और R के बीच में क्या रिलेशन होता है, समझ में आया। और F और R के बीच में भी रिलेशन वही होगा, F बराबर r/2 ही होगा। तो आज का टॉपिक उत्तल दर्पण में है, इस वजह से आज उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल ये पढ़े हैं ये कल पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में भी लेकर के चले। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। आप इसको वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं देखे थे। अब आज जो है वो उत्तल दर्पण में हम लोग साबित करेंगे कि उत्तल दर्पण में मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, संबंध का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में, ठीक है। तो फिगर पहले बनाएंगे। फिगर तो आप लोग बना ही चुके होंगे, हम फिगर बना लेते हैं ताकि वीडियो में आ जाए। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उत्तल दर्पण में जो कलई की जाती है वो कहाँ की जाती है, तो दर्पण के आंतरिक सतह पर। और इस दर्पण का जो उभरा हुआ सतह होता है वही परावर्तक सतह होता है, वही प्रकाशीय किरणों को क्या करता है, परावर्तित करता है। और आपतित किरण जब इस पर पड़ती है तो दर्पण के पीछे यह मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसका भी मुख्य अक्ष x डैश होता है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो भी थीटा बनता है, यहाँ पर जो बनता है वो भी थीटा बनता है। तो ये जो बिंदु होता है इसको m माना जाता है, और यहाँ से भी एक लंब खींच देते हैं, और ये लंब क्या होता है कि ध्रुव P के अत्यंत निकट होता है। ये ध्रुव P है और ये n, तो mn लंब खींच दिया गया। इस स्थिति में जो यहाँ पर कोण बनता है वो 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा। अब देखो यहाँ से ये गया है ना लाइन ऐसे सीधा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये लाइन यहाँ से एकदम बीचों बीच जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये यहाँ से ऐसे बीचों बीच जाएगा। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया थीटा, तो कुल मान कितना हो गया, 2 थीटा। तो जब कुल मान 2 थीटा हो गया तो इस स्थिति में यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और ये देखा जाए तो थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें ये मान मिल गया तो अब हम इसको हल कर देंगे दर्पण का नामकरण करके। ये x हो गया और ये y हो गया। अब जो है वो दूसरा टॉपिक उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो अब देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो फिगर बनाया है उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक्स वाई जो है वह क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है वो क्या है, P है। और इसी उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वह क्या है, PF है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, PC है। क्योंकि अभी बताए थे, अभी जस्ट पिछले टॉपिक में बताए थे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे कैपिटल F से सूचित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे किससे सूचित करते हैं, कैपिटल R से सूचित करते हैं। साथ ही साथ ये बताए थे कि जब कभी भी अगर एक दर्पण हो तो उस दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। और दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, x डैश है। इतना बड़ा भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ही x डैश है। अब जो चीज़ बताए हैं वो चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। सोनम, नींद पूरा हो गया ना, ना कोई बात नहीं, सो जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद है इतना देर से, कह रही हो कि सोए कहाँ है, मेडिटेशन में हो क्या, शक्तियाँ मिल रही हैं, हाँ शक्ति मिल रहा है। देखा जाए लेक्चर चल रहा है और नींद ले रही है, देखा जाए। लिखेंगे कि एक्स वाई एक क्या है,
उत्तल दर्पण है, XY एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है जी, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है और दर्पण की फोकस दूरी, और दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, PF है, एवं दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, PC, एवं दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, PC है। क्लियर है ना, दर्पण का वक्रता केंद्र PC है। और क्या किया गया है, तो ये तो हो गया PF फोकस दूरी, और ये जो PC है वो हो गया वक्रता त्रिज्या। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि ये जो बिंदु M है, तो बिंदु M से MN एक लंब खींचा गया किस पर, X और X डैश पर। तो लिखेंगे इसलिए चित्र से, तो चित्र से क्या होगा, चित्र से होगा MN लंब XX डैश, और XX डैश क्या है, मुख्य अक्ष है। बताओ सेम टू सेम उसी तरह से टॉपिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या रहेगा, वक्रता केंद्र C है, वक्रता त्रिज्या PC है, इसी के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो MN लंब क्या हो जाएगा, XX डैश हो जाएगा। अब देखो XX डैश अगर MN लंब हो गया तो बिंदु N जो है वह ध्रुव के अत्यंत क्या है, निकट है। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत क्या है, निकट है, तो जब अत्यंत निकट है तो जरूरत पड़ने पर जो NF आएगा उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, PF, और जब NC आएगा तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, PC। तो बिंदु N जो है वह ध्रुव P के अत्यंत क्या है, निकट है। अब त्रिभुज दो बन रहे हैं, एक बन रहा है MNF और दूसरा बन रहा है MNC। तो चित्र से ही अब इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, चित्र से त्रिभुज MNF में, तो त्रिभुज MNF में क्या होगा, तो त्रिभुज MNF में होगा समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि ये लंब डाला गया है। तो जब लंब डाला गया है तो MNF का जिक्र कर रहे हैं tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब का काम क्या कर रहा है, MN, तो हम लिखेंगे MN। आधार का काम क्या कर रहा है, NF, तो ये आधार का काम कर रहा है NF। tan 2 थीटा बराबर MN बटा में NF। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज MNC में, तो अब हम वही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज MNC में। तो त्रिभुज MNC में tan थीटा है ना जी, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब का काम क्या कर रहा है, MN, आधार का काम क्या कर रहा है, NC, तो हो जाएगा MN और बटा में NC। tan थीटा बराबर MN बटा में NC आ गया, tan 2 थीटा बराबर MN बटा में NF आ गया। अब लिखेंगे कि यदि tan थीटा एवं tan 2 थीटा का मान क्या हो, अल्प हो, तो जब अल्प होगा तो क्या होगा, तो इस स्थिति में जो है वो हमें मिलेगा थीटा बराबर MN और बटा में NC, और 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा, MN और बटा में NF। अब बताओ 2 थीटा बराबर आ गया MN बटा में NF, और थीटा बराबर आ गया MN बटा में NC। तो सेम टू सेम वही टर्म जो पिछले टॉपिक में था, थीटा का मान हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा के जगह पर MN और बटा में NC, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ना भी माने तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसी थीटा का मान हम कहाँ रखे हैं, 2 और इंटू थीटा में। लेकिन कई विद्यार्थियों को लगता है कि ये जरूरी है समीकरण मानना, ताकि लिख देंगे बगल में कि समीकरण 1 से मान रखा गया है। तो 2 इंटू MN बाई NC, और ये हो जाएगा MN और बटा में NF। मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 को मानना जरूरी है, अगर नहीं मानेंगे तब भी काम चल जाएगा, नज़दीक है ना, तुरंत पता चल जाएगा कि थीटा के जगह पर ये थीटा का मान रखा गया है। समझ में आ रहा है ना। तो समीकरण माना जाता है जब कुछ पेज पीछे हो, ताकि मान लो कि 2 पेज 3 पेज हल कर रहे हैं और पहले पेज का वैल्यू किस पर रखना है, तीसरे पेज पर रखना है। मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 2 पेज 3 पेज का है, तो वहाँ पर एक इक्वेशन मान लिया जाता है, ताकि पता चले कि इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू रखा गया है। तो एग्जामिनर जो है वो जब चेक करते हैं तो वो देखेंगे कि कहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है और कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट रखा गया तो वो इक्वेशन फर्स्ट को ढूंढेंगे,
और इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वही वैल्यू रखा गया है या नहीं रखा गया है। पर यहाँ मानने की जरूरत है नहीं है, तो इस चीज़ को बताया ही नहीं जाता है स्टूडेंट्स को कि आखिर इक्वेशन क्यों माना जाता है, और वो हर जगह इक्वेशन मानने लगते हैं। हम भी मान दिए ये इक्वेशन फर्स्ट, जबकि यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है कि थीटा के जगह पर क्या रखा गया, mn बटा में nc रखा गया है। अब ये mn और mn कट जाएगा तो 2 बाई क्या आ गया nc, और यहाँ पर 1 बाई क्या आ जाएगा nf। अब चूंकि पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि बिंदु n जो है वह ध्रुव p के अत्यंत निकट है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु n ध्रुव p के अत्यंत क्या है, निकट है। तो जब यह अत्यंत निकट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि nc जो है वह pc है, nf जो है वह क्या है pf है। pc मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो हमने कर दिया कैपिटल R, लेकिन ये x की तरफ है, x डैश की तरफ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस pf, यानी ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे किससे सूचित करते हैं, f से। और ये भी x अक्ष की तरफ है, x डैश की तरफ नहीं है, इस वजह से इसको भी क्या लेंगे प्लस। अब उपरोक्त पद में मान रख देंगे, इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद में क्या होगा ध्यान देना, 2 बाई nc, तो ये हो जाएगा 2 बाई nc के जगह पर pc, और 1 बाई nf, तो nf के जगह पर pf होगा ना। तो 2 बाई pc के जगह पर क्या रखेंगे r, 1 बाई pf के जगह पर क्या रखेंगे f, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू r, तो f इज इक्वल टू r बाई 2। अब बताओ, यही ना साबित करना था, और इससे पहले भी बता चुके थे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें उसकी फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण में, अतः उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। अब हो गया, अब समझ में आया। अब वहां पर एक कॉमा देना हम छोड़ दिए थे, जैसे फोकस दूरी आप फिर लिखते वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, तो समझ में आता। वो कॉमा नहीं दिए थे तो अर्थ का अर्थ बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो देखो फोकस दूरी का मान कह रहे हैं तो f हो गया, और वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, मतलब f बराबर r बटे में 2। केवल कॉमा देना छोड़े थे, इस वजह से अर्थ का अनर्थ निकल रहा था। जल्दी से नोट कीजिए। आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका आंतरिक सतह क्या किया गया रहता है, कलई किया गया रहता है, और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। प्रकाशीय किरणें जब कभी भी अगर इसके परावर्तक सतह से परावर्तित हो जाती हैं तो दर्पण के पीछे मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। एक ये भी इसका पहचान कह सकते हो कि दर्पण के पीछे इस परावर्तित किरणें जो होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बाकी इसका परिभाषा तो है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक सतह को कलई कर दिया जाता है और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है। अब उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सत्यापित करना है, और कल के क्लास में हम लोग सत्यापित किए थे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो आज उत्तल दर्पण किसे कहते हैं ये पता चल गया। अब इस फिगर में आप देखिएगा तो ए भी एक वस्तु है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष x डैश, जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष x डैश पर क्या है, स्थित है, और इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात प्रतिबिंब बनाती हैं क्या, a डैश और b डैश। अब ये जो प्रतिबिंब बना है a डैश b डैश, ये प्रतिबिंब और ये बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई दोनों अगर देखी जाए तो एक बड़ी है और एक क्या है, छोटी है। और ये जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है, वो क्या है, सीधा है, और ये क्या है, ये भी सीधा है। अगर यही प्रतिबिंब नीचे बन जाता तो प्रतिबिंब क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। तो ये पहचान है कि अगर अक्ष x डैश है और इस अक्ष पर अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की दिशा की ओर बने तो वो क्या है, आभासी सीधा है। क्या है, आभासी सीधा है। और जब नीचे की ओर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा। तो जो उल्टा बनता है
वो अवतल दर्पण में बनता है, और जो उत्तल दर्पण में बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है, आभासी सीधा कहा जाता है। और साथ ही साथ आभासी सीधा तो बनता है, लेकिन बिंब की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे और दर्पण सूत्र को क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। अब इसमें जब इसका मान निकालेंगे दर्पण सूत्र का, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। दो त्रिभुज आया कि नहीं आया, कौन सा आया, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। अगर समकोण से लेंगे तो लिखेंगे बी ए सी, बी डैश ए डैश सी। एक त्रिभुज हो गया, इसमें समरूपता के सिद्धांत का पालन करेंगे। दूसरा एम एन एफ, बी डैश ए डैश एफ, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, और एक ही त्रिभुज के अंदर है, तो ये तो एक है ही, एक ही त्रिभुज में आ रहा है, कौन सा एंगल, एफ, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब बात करते हैं बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, तो ये सी तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो सी और सी तो बराबर हो गया, और ये ए डैश और ये ए दोनों 90 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये भी बराबर हो गया तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। या संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी सिद्धांत का पालन करेंगे और इसको सत्यापित कर देंगे। देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एक्स वाई एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। माना कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P है, एवं मुख्य अक्ष क्या है, एवं मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है। इसके मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर ही एक वस्तु क्या रखी गई है, ए बी लिखेंगे। इसके मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर, इसके मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, ए बी रखी गई है, जिसका दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या है जी, बनने वाला प्रतिबिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, जिसका दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। और ये जो ए डैश बी डैश है वह वस्तु की अपेक्षा क्या है, वह वस्तु की अपेक्षा सीधा है। लिखेंगे दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, जो वस्तु के सापेक्ष आभासी क्या है, आभासी सीधा है, जो वस्तु के सापेक्ष आभासी सीधा है। अब ध्यान देना, अगर यह वस्तु के सापेक्ष आभासी सीधा है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र को प्रमाणित करेंगे। दर्पण सूत्र में क्या हो जाएगा, ए बी एक वस्तु है, और ए बी एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश और बी डैश, जो आभासी क्या है, सीधा है। तो अब हम इसका जो है वो मान ज्ञात करेंगे समरूपता के नियम से। दो त्रिभुज लेंगे बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, लिखेंगे चित्र से बी ए सी त्रिभुज बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी में। अब क्या होगा, तो अब इसमें देखा जाए तो जो कोण बी सी ए है, कोण बी सी ए वह किसके बराबर है, बी डैश सी ए डैश, कोण बी डैश सी ए डैश। तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा, अब यहां पर कोण बी डैश ए डैश सी और बी ए सी, कोण बी डैश ए डैश सी, पहले बी सी ए लिया गया है ना, तो बड़ा वाला, तो बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है बी डैश ए डैश सी के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है।
तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, ए समरूपता से त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज B'A'C। तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हो जाएगा BA बटा में B'A', BA बटा में B'A' बराबर AC बटा में A'C, AC बटा में A'C, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, MNF और A'B'F। तो लेंगे MNF, पुनः त्रिभुज MNF तथा B'Af में, तथा B'Af में। तो अब देखा जाए MNF है तो यहाँ पर MNF कोण और B'Af कोण दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए कोण MNF बराबर कोण B'Af, और ये दोनों ही कोण कितना है, ये दोनों ही कोण 90 डिग्री है। दूसरा MNF लिए है और B'Af लिए है, तो MNF और B'Af में कॉमन क्या है, F। तो लिखेंगे कोण MFN और कोण B'Af'। अब ये क्यों है, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों ही त्रिभुजों में दो कोण आया कि नहीं आया, बराबर। तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से, अब जब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज B'Af। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो होगा MN बटा में B'A', क्या होगा MN बटा में B'A' और बराबर NF बटा में A'F। तो लिखेंगे NF बटा में A'F। अब देखा जाए ये जो MN है वह किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि MN बराबर AB, इसलिए अगर MN बराबर AB हो गया तो जहां MN है वहां क्या रखेंगे, AB रखेंगे। तो अब यहाँ MN है तो यहाँ हम क्या रखेंगे, AB, और बटा में क्या आ जाएगा B'A' और बराबर NF और बटा में A'F। अब देखा जाए ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब AB कहें या BA कहें बात तो एक ही है, और B'A और B'A, तो ये LHS बराबर है समीकरण 1 और 2 का, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर क्या है, LHS। तो इसलिए RHS अब बराबर क्या हो जाएगा, RHS, यानी AC बटा में A'C, AC बटा में A'C और बराबर क्या हो जाएगा NF बटा में A'F। इतना क्लियर हुआ। अब कल का टॉपिक याद करो, कल के टॉपिक में बताए थे कि जब दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे और दो समीकरण मिल जाएगा तो उसके बाद दोनों समीकरणों का LHS बराबर होगा, इसके बाद बराबर क्या करेंगे, RHS। जब RHS बराबर कर दिए तो पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी का नियम जब रखेंगे तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी के नियम के लिए ऐसे मानों को रखेंगे जिससे कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये सारा मान हमें मिल जाए। अब देखो जैसे है यहाँ पर AC, तो ये रहा A और ये रहा C, ये क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो होगा AP जोड़ PC, होगा कि नहीं होगा, AP और जोड़ PC। तो हम इसको लिखेंगे AP और जोड़ PC, NF है ना जी, NF। तो चूंकि N क्या है, लिखेंगे चूंकि बिंदु N ध्रुव P के क्या है, अत्यंत निकट है, ध्रुव P के अत्यंत निकट है। अब ध्यान देना, अगर बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत निकट है तो इस स्थिति में NF बराबर क्या हो जाएगा, NF बराबर PF, इसलिए AC बटा में A'C और बराबर NF के जगह पर क्या हो जाएगा
PF और बटा में क्या हो जाएगा A-F। अब चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे, लेकिन इन पदों को U V F में परिवर्तित करने के बाद। तो AC को क्या लिख सकते हैं, ये रहा A और ये रहा C। तो A से लेकर के C तक के मान का कोई मान ही नहीं है, लेकिन अगर A से P और P से C कर दिया जाए तो A से P जो है वह क्या बन गया, वस्तु की दूरी, और P से C क्या बन गया, वक्रता त्रिज्या। बना कि नहीं बना? तो यही मान रखेंगे तो हो जाएगा AP जोड़ PC, AP और जोड़ PC। और A-C है तो देखो यही ना है A-C, तो ये A-C है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PC घटाओ PA डैश। तो क्या लिखेंगे, PC घटाओ PA डैश। PF है तो PF को सेम टू सेम छोड़ देंगे क्योंकि ये फोकस दूरी है, तो ये हो गया PF। और A-F है तो यही ना है A-F, तो क्या करेंगे PF घटाओ PA डैश, क्या हो जाएगा PF घटाओ PA डैश, होगा ना। अब चिन्ह परिपाटी से इसका सारा मान रखेंगे, लिखेंगे इसलिए चिन्ह परिपाटी से, इसलिए चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी से अब देखा जाए तो AP जो है वह वस्तु की दूरी है। AP क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। X डैश की तरफ है तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस U। माइनस U क्यों, क्योंकि यह वस्तु की क्या है, दूरी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं PC की। तो PC को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं, कैपिटल R से। तो ये हो गया कैपिटल R, लेकिन PC है किधर, X अक्ष की तरफ, तो रहेगा प्लस। और क्या है ये, तो ये है वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब इसके बाद PC हो गया, PA डैश है तो PA डैश को क्या कहते हैं, तो ये रहा P और ये रहा A डैश, तो प्रतिबिंब बना है ना, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से, और ये है किधर, X अक्ष की तरफ, तो होगा प्लस। तो ये हो गया V और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान देना PA डैश भी हो गया, तो अब बचा क्या, PF ही ना बचा। तो PF क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, F से। तो ये हो गया फोकस दूरी। अब ध्यान देना, फोकस दूरी मिल गया, प्रतिबिंब की दूरी मिल गया, बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी मिल गया, और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या मिल गया। फोकस दूरी जो है वो X अक्ष की तरफ है, तो ये भी क्या होगा, प्लस। अब इन सब का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, लिखेंगे इसलिए समीकरण 3 से, इसलिए समीकरण 3 से। देखो इस क्वेश्चन को जो हम लोग बना रहे हैं ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन एक बार और इसको हल करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस तरीके से लिखेंगे तो। अब छोटा छोटा लिखेंगे, इधर लिखेंगे, समझ में आया। अभी जैसे शांति बनाए हो ऐसे ही शांति बनाए रखते, मार नहीं खाते। ऐसे ही जो कहा जा रहा है वो मान लेते, मार नहीं खाते। पर बंदर बाट लगाना जरूरी है। जैसे बंदर उछल कूद करता है, बंदर नटखटपन करता है, वैसे ही करोगे, है ना। पढ़ाई से तो कोई मतलब है ही नहीं। अब मन में जितना एरोगेंट आइडियाज है सब वही भरा रहेगा, जितना दुष्प्रभाव एकदम भरा रहे। समझ में आया। एक बार बोला जाएगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। आज जब खा लिए, एक चीज सीखा है, लीजिए मार लीजिए, धुन देंगे बढ़िया से। आज पढ़ गया तो अब समझ में आ रहा होगा। एक नहीं बोल भी दिया गया कि नहीं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, सिंपल सा तरीका है। हम 4 बार बोले, 5 बार बोले, तो लाट गवर्नर हो गई बड़ा का। घर में भी पापा बुला रहे होंगे, बबुआ आवा, बबुआ आवा, रूस गई बबुआ तो 1 बेरी ना मनबा, 2 बेरी ना मनबा, 4 बेरी कहल गई तब तो वहीं के पड़ी, कतनो रूसल रहा। ऐसे ही लड़का पूरा धुन दिया जाता है। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये तो हम एकदम जान गए हैं। क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है वो तीक्ष्ण गैस होती है। तो तीक्ष्ण गैस होती है तो बस छाप लिया कि तीक्ष्ण गैस होती है। तीक्ष्णता का प्रभाव क्या होता है मनुष्य पर, अब इसके बारे में बता रहे हैं। तो बात करने में बिजी है, 3 गो बेंच बात करने में बिजी है। अब सोच रहे हैं कि अब शांत होगा तो समझाएंगे। जैसे ही देख रहे हैं तो अभी भी कानाफूसी चल रहा है, पलट पलट करके देख रहा है। तो देखोगे तो यही हाल होगा, नहीं तो यही है, टॉपिक यही है। और इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए बक्सर पलायन करता है, खूब खुशी खुशी 300 ना 400 देता है। आखिर बक्सर क्यों जाता है? बक्सर इसलिए जाता है ना कि भाई यहाँ के टीचर जो है ना पोडियम पर खड़ा हो जाते हैं, अब पोडियम पर खड़ा होकर के छपवाते हैं। बक्सर जाएंगे तो टीचर हमको एक ही बार पूरा सॉल्यूशन बता देंगे और जो दर्पण सूत्र लाना है वो ला देंगे और खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे।
दूसरा तो कोई कारण है नहीं। यहाँ क्या है कि टीचर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे, अब पता चला कि यहीं क्लासरूम में पढ़ करके आ जा रहे हैं तो 2 स्टेप में फंस गए, तो फिर जाएंगे पोडियम के पास, देखेंगे, अच्छा फिर आगे बताएंगे। इसी से बचने के लिए ना बक्सर जाता है, और किस लिए जाता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मिल रहा है, इससे बड़ा बड़ा टॉपिक जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। अब उस पर लेक्चर चल रहा है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो पीछे कानाफूसी हो रहा है, बात कर रहा है। अब सोचो, एक तरफ यहाँ पढ़ाई चल रहा है, यहाँ पर फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, इस पर लेक्चर चल रहा है, इस पर जो है वो तर्क वितर्क हो रहा है, अब पीछे बातचीत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। और तुम्हारा एटीट्यूड यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। हम देख लिए ना, 2 महीना 3 महीना हो गया कि नहीं समझाते हुए। तो कीचड़ में पत्थर मारा जाएगा तो कीचड़ क्या होगा, अपने पर आएगा। समझने वाला रहेगा तब न समझेगा। तुम समझने वाले हो ही नहीं, समझने वाले होते तो समझते। इतना अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताया जाता तो वो समझ जाता, लेकिन तुमको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से। तुमको मतलब है केवल खेलने से, कूदने से, टाइम पास करने से। घर से केवल बता देते हो कि पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ रहे हो वो सर जानते हैं, और क्या नहीं पढ़ रहे हो वो भी सर ही जानते हैं। जैसे ही मंथ लगा तो फीस ला करके बस दे देना है। कुएं का मेढक बस यही जानता है कि संसार कुएं के पानी जितना ही है, समझ में आया। तो कुआं का मेढक कुएं में तैर रहा है तो उसको पता है कि केवल वो कुआं जो है ना वही संसार है, इसके बाहर तो दुनिया है ही नहीं। तो इसके बाहर दुनिया नहीं है तो तुमको लग रहा है, और हम दुनिया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ढिठाई करोगे कि ना हम कुएं में रहेंगे, हमारा संसार यही है। आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख करके इस कुएं से निकला जा सकता है, बाहर की दुनिया में अपना स्थान बनाया जा सकता है, हम नहीं बनाएंगे। तो अभी तो छड़ी चला, लातन मुकन जूतन एड़न सब चलेगा। और नहीं तो बस एक ही उपाय है कि अगर तुमको नहीं मानना है तो तुम चले जाओ, तुम भी ठीक रहोगे, हम भी ठीक रहेंगे। जब भी मिलोगे तो हंसी पूर्वक बात होगा, है कि नहीं, मितव्ययिता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ हो तब तो सुधारना पड़ेगा। अब तुम समझो कि तुमको करना क्या है। और एक नहीं, एक कई स्टूडेंट्स को बोलते हैं नहीं सुधरना है चले जाओ। तुमको पता नहीं होगा, इंटर फर्स्ट ईयर में हमारे ही यहाँ से 14 स्टूडेंट को भगाए हैं। बानर काट काट के आया था, इधर छोटा छोटा और इधर बड़ा बड़ा, ये पूरा बड़ा बड़ा ऐसे खड़ा किया हुआ। 14 स्टूडेंट को भगाए हैं। अब वो 14 स्टूडेंट गोला पर ही खप गया है, कहीं दूसरी जगह दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर को कोई मतलब नहीं है, पोडियम पर खड़े हैं, पीछे क्या हो रहा है भाड़ में जाओ। समझ में आया। तो हम यहाँ के हैं ना, यहाँ की मिट्टी से काफी लगाव है। हमको यहाँ की मिट्टी की दुर्गंध बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो दुर्गंधित तुम्हारे व्यवहार से हो रहा है। तो व्यवहार हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ बर्दाश्त होगा वहाँ हो रहा है। और नहीं विश्वास हो तो फर्स्ट ईयर वाले आते हैं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स लोगों से पूछ लेंगे कि सर कितने लोगों को भगाए हैं। पहला दिन है, ऐसे बाल जो है वो काट करके आया है और ऐसे उठाया हुआ आया है, और उसको डांट करके भगा दिए। बाल काट लेना तब आना, नहीं तो मत आना। और किसी टीचर को उससे मतलब ही नहीं है। आता है, शर्ट का बटन यहाँ तक खुला रहेगा और चेस्ट पर का बाल दिखेगा, लग रहा है कि हीरो है, वो हीरो है। तो जब बिहार की मिट्टी है ना, तो बिहार की मिट्टी को दुर्गंधित करने का प्रयास करोगे अपने व्यवहार से, तो सुधारने का तो दम हम रखते हैं, अगर क्लासरूम में हो तब। समझ में आया। माँ बाप की बात नहीं मानोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे। उपाय है, बहुत सारा उपाय है। और ये एक की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो। और खैर हम तो इसके लिए बदनाम ही हैं। बताए भी थे कि डेहरी हाई स्कूल में गए थे ना, तो डेहरी हाई स्कूल में बच्चा देख के बोल दिया, अरे ये तो बच्चों को मारते हैं। दुलारी पुचकारी तारा के बबुआ नहीं खाना कि तारा के गोदी में लेके ओले 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 बबुआ मान जा, ओले ओले बबुआ याद करके आओ, ये सब थोड़े ना होगा हमसे। सोच लो डेहरी कहाँ है, हम तो जानते भी नहीं थे कि डेहरी कहाँ है। और डेहरी हाई स्कूल में गए तो ऐसे ही बता रहा है कि ये धीरज सर है, तो बच्चों को मारते हैं, नहीं याद करने पर मारते हैं। बढ़िया है, करो ऐसे ही। और मारते हैं, जिसको पढ़ना होता है वो आता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है वो गायब हो जाता है, फिक्स है। जिसको अपने आचरण में सुधार करना होता है वो आता है। हम बच्चों से कांटेक्ट नहीं करते हैं। हमको डर नहीं है कि अगर हम एगो को मारेंगे तो 4 को लेकर के जाएगा, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको पता है कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर सकती है, एक अभी ढिठाई कर रहा है, उसके बगल में भी ढिठाई कर रहा है, बोल रहे हैं दोनों को उठने के लिए कोई उठ ही नहीं रहा है, तो हम मेन जड़ ही काट देंगे। जो जड़ खराब है उसी को पनिशमेंट करेंगे। समझ में आया। पनिशमेंट उसी को देंगे,
क्योंकि उसको देख करके दूसरा फिर वही एटीट्यूड अपना रहा है। तुमको लग रहा है कि तुमको पनिश किया गया होगा, इसको क्यों नहीं, या ये ध्यान में भी न रहे तुम्हारे, लेकिन मेन जड़ तुम ही हो। तुम वैसा एटीट्यूड दिखाए तब न्यू स्टूडेंट वैसा एटीट्यूड दिखाए, और वो हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट जानते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो हम उस मछली को ही निकाल फेंकेंगे या सुधार देंगे। अब तुम किस में जाना चाहते हो तुम समझना, और अभी तो तुम हो, बकायदा आने वाले समय में भी, अभी आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है तुम लोगों के लिए, बार बार बता रहे हैं। टफ इस बात के लिए होने वाला है क्योंकि हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा, और दूसरी चीज फायदा इस बात का होने वाला है कि जितना हम मेहनत कर देंगे उतना तुम किसी जीवन में मेहनत नहीं कर सकते हो। अवकलन का सूत्र क्लास में याद करवाए ना, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि साइंस का एक भी टॉपिक तुमसे छूटेगा नहीं जो बोर्ड मॉडल है, क्लास में याद करवा देंगे, अपने भी बोलेंगे तुमको भी बोलेंगे और याद करवा देंगे यही क्लास में। तुम पीछे हट जाओगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, समझ में आया? लेकिन तुम पढ़ना चाहोगे तब। हम जिस डेयरी गांव के बारे में जानते नहीं है, वहां पर बच्चे जानते हैं कि मारते हैं, और फिर भी जिसको पढ़ना है वो आता है, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा। हमको भगाने में थोड़ा सा भी देर नहीं है, अगर जहां एटीट्यूड नहीं बदला तो। ये लास्ट वार्निंग ही समझना, सबको बता रहे हैं, नहीं तो अंतिम समय में तो भागोगे। नवंबर तुम लोगों का अंतिम घड़ी होता है, पहले भी बताए थे 11th क्लास में भी, कि जिसको टिकना होता है वो टिकता है, नहीं तो भाग ही जाता है। 12th क्लास में आ गए और व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो खाक 12th क्लास में आए हो, क्या पढ़ रहे हो? शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। कोई बात नहीं, समीकरण 3 से देखेंगे, रोज एक ही चीज। एक दिन और पूरा क्लास तुम लोगों का बर्बाद हुआ था। अरे बेवकूफ, तुमको समझना चाहिए, तुम 10+2 में हो, तुमसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तुमको समझाने के लिए तुम्हारे सिलेबस को रोक करके तुमको समझाते हैं, 2-2.5 घंटा समझाए फिर भी नहीं समझा, वही एटीट्यूड। आज के क्लास में भी अभी केमिस्ट्री में डिस्टर्ब किया, सोचे कि फिर बोलेंगे दिक्कत होगा, चलो नोट करो, पर एटीट्यूड तुम्हारा बदलने वाला ही नहीं है। आदमी कितना इग्नोर करेगा? तुमको समझाओ और ना समझाओ दोनों बराबर है। तुमको समझाने के चक्कर में हमको जाना है यहाँ से 2:15 पर, तो जाते हैं 3 बजे जाना, और कहीं पर तो तुमको कोई ऐसे बोलेगा और कुछ करेगा, टाइम भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो एक्यूरेट टाइम पर छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारा टॉपिक पूरा हुआ हो या ना हुआ, आउट, जाओ बाहर, छुट्टी हो गया, नेक्स्ट बैच आएगा। तुम लोग जिस लायक हो उस लायक तुमको मिल भी जाते हैं। मेन चीज है कि कदर करना तो तुम जानते ही नहीं हो। समीकरण 3 में देखेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे एपी जो है वो क्या है? एपी जो है वो वस्तु की दूरी है। ध्यान से देखना, समीकरण 3 में एपी जो है वो क्या है? वस्तु की दूरी है। इसको -u से सूचित करते हैं, तो -u, प्लस है तो प्लस, पीसी जो है वो वक्रता त्रिज्या है, इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, और बटा में पीसी जो है वो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, माइनस है तो माइनस, और पी ए डैश जो है वह क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी से सूचित करते हैं, इज इक्वल टू पी एफ जो है वो फोकस दूरी है, और पी एफ जो है वो फोकस दूरी का मान रखने के बाद पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको भी से सूचित करेंगे। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा -u + r और इंटू एफ माइनस भी, और f इंटू आर माइनस भी, गुणा करते हैं तो -uf और माइनस माइनस प्लस u भी, प्लस आर एफ और प्लस माइनस माइनस आर भी, इज इक्वल टू एफ आर और प्लस माइनस माइनस भी आर। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें देखो तो कुछ मान कटने वाला है, ये देखो एफ आर और ये एफ आर प्लस प्लस है, कट जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या है? माइनस आर भी, और हाँ बोलो कहाँ पर देखते हैं, u और f तो uf, और माइनस माइनस प्लस u भी, प्लस 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 आर एफ और प्लस माइनस माइनस आर भी, प्लस प्लस एफ आर और प्लस माइनस माइनस भी एफ, तो ये कितना हो जाएगा? भी एफ। अब ये कट गया ना, अब देखा जाए ये क्या होगा? यू एफ प्लस यू भी माइनस आर भी, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भी एफ इज इक्वल टू 0, माइनस है तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा भी एफ। अब बताओ, अब इसमें कुछ कटने वाला है? आर बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2, तो देखा जाए
चूंकि f बराबर r बाई 2, तो इसलिए r बराबर 2f। अब इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जहां r है वहां 2f का यूज करेंगे, माइनस uf u भी, और r के जगह पर 2f, तो 2f भी, और प्लस क्या हो जाएगा vf इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब ये r के जगह पर हमने क्या रख दिया 2f, और ये हो गया v। अब प्लस क्या हो गया vf इज इक्वल टू 0। अब देखो 2vf में से 1vf माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा uf u भी, और यहाँ बचेगा माइनस vf और इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा। अब ये u भी को इधर ही छोड़ेंगे तो ये हो गया u और v, और ये माइनस माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस uf और vf। अब दोनों ही पक्षों को किससे भाग देंगे u भी f से, तो दोनों ओर किससे भाग देने पर, दोनों ओर u f भी से भाग देने पर, रिलेशन भी तो इसी में ना दिखाना है, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा u भी बटे में u भी f, और u f बटे में u भी f, और v f बटे में u भी f। अब देखो u f से u f कट गया, v f से v f कट गया, u भी से u भी कट गया, बचा 1 बटे में f, और यहाँ क्या बचा 1 बटे में v, और यहाँ क्या बचा 1 बटे में u। तो 1 बटे में f बराबर 1 बटे में v जोड़ 1 बटे में u। यही क्या है दर्पण सूत्र है। सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हुआ ना। नोट किया जाए, कोई दिक्कत, नोट किया जाए। और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, जल्दी से नोट कीजिए। उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम समझा रहे हैं, तो हम समझा रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे समझ में नहीं आएगा, कोशिश यही रहेगी कि समझ में आ जाए। टॉपिक है गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध, यही ना टॉपिक है जी। थोड़ा इसको गाढ़ा कर देते हैं ताकि वीडियो में अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे, और प्रमाणित करने के क्रम में हम देखेंगे कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा ये प्रमाणित हो जाए, दर्पण सूत्र हमें प्राप्त हो जाए, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के बीच में संबंध मिल जाए। तो इस चित्र में क्या है कि इस चित्र में जो x और y है वो एक अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जब कभी भी खोखले गोलीय दर्पण को काट करके और उसके एक सतह पर कलई कर दिया जाता है तो दर्पणों का निर्माण हो जाता है। अब एक सतह पर कलई किया जाता है तो अलग अलग दर्पणों का निर्माण होता है। मतलब अगर बाह्य सतह पर कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा, और आंतरिक सतह पर कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस सतह का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप जिस तरीके से याद कर लो, हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह जो है वो कलई किया गया रहता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नहीं बोल सकते हैं, जरूरी है हम यही बोलेंगे कि अवतल दर्पण में जो है वह परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इसी मतलब एक ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उसके उभरे हुए सतह को क्या किया गया रहता है, कलई किया गया रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये जो XY है वह एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P है और इसका मुख्य अक्ष x डैश है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है, और ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष वास्तविक उल्टा है। क्या है, उल्टा है और छोटा है। यही चीज लिखेंगे माना कि XY एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कितना है, जिसका ध्रुव P है। अब ध्यान देना, इसका ध्रुव कितना है, P है, तथा दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है जी, दर्पण का मुख्य अक्ष, तो दर्पण का मुख्य अक्ष है x डैश। तो दर्पण का मुख्य अक्ष x डैश है, और इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी गई है,
ए बी। तो लिखेंगे इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, ए बी रखी गई है, जिससे निकलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तित होकर के जब एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थिति में क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। या लिख सकते हैं कि ये भी वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब ध्यान देना, अब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है तो ये सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है। तो लिखेंगे कि जो कि वास्तविक क्या है, उल्टा है, जो कि वास्तविक क्या है, उल्टा है। अब ध्यान देना, अगर हमने एक वस्तु रखा ए बी मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण के, तो उसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश जो वास्तविक उल्टा है। और इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी के बीच संबंध बताना है। और जब कभी भी अगर एक ऐसा व्यंजक हम प्राप्त करें जिसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी के बीच संबंध हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे दर्पण सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण सूत्र। संबंध बताएगा अगर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र होता कितना है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस चित्र में जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुजों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो चित्र से अगर हम त्रिभुज लें तो क्या ले सकते हैं, त्रिभुज लेंगे BAC। क्या लेंगे, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CA', में क्या होगा, तो यहाँ देखा जाए ये जो कोण C है ACB और ये B', और A', तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण B', कोण B', इसके बाद कोण BAC 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे कोण BAC, तो लिख दिए BAC और बराबर यहाँ देखा जाए B', और C, तो ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। ये बराबर कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, तो लिखेंगे इसलिए AA समरूपता से, इसलिए AA समरूपता से, एंगल समरूपता से, तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज CA' और B'। तो इस स्थिति में जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा क्या है, AB, तो हम लिखेंगे AB, और ये अगर लंब है तो यहाँ का लंब क्या है, A' B', तो लिखेंगे A', बराबर किसके होगा, तो ये है AC और ये है A', आधार है ना जी। BAC के लिए आधार का काम AC कर रहा है और B', C के लिए आधार का काम क्या कर रहा है, A', कर रहा है। तो अब यही हम लोग अनुपात, स्टार्ट कर दो इन्वर्टर, यही अब हम लोग अनुपात निकाल देंगे। तो अभी हमने क्या किया, AB बटा में A', तो अब हम करेंगे AC बटा में A', तो ये हो जाएगा AC बटा में A', और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अभी तो ये हमने एक संबंध प्राप्त किया, अभी दूसरा संबंध बाकी है। तो दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध हम निकालेंगे FA', तथा MNF में। किस में निकालेंगे, FA', B', MNF में। अब त्रिभुज का जिक्र हो रहा है तो आप सोच सकते हो सर B', और A' नहीं लिख सकते हैं, नहीं। समकोण त्रिभुज जब होता है तो उस स्थिति में उसका 90 डिग्री वाला कोण बीच में लिखा जाता है, कि नहीं लिखा जाता है। इसीलिए A' को हमेशा बीच में रखेंगे, N को हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो लिखेंगे पुनः, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, तो त्रिभुज FA', B',
पुनः त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज एम एन एफ में। हो गया ना। अब इसमें देखा जाए तो ये एफ और ये एफ दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे एम एफ एन, कोण एम एफ एन और बराबर क्या हो जाएगा बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों बराबर हो गया तो कैसे बराबर हुआ शीर्षाभिमुख कोण से। दूसरा, अब ये कोण 90 डिग्री तो ये भी कोण कितना है 90 डिग्री है। तो लिखेंगे बी डैश ए डैश एफ, कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर एफ एन एम, या लिखेंगे एम एन एफ। अब ये भी ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज एफ, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश समरूप होगा त्रिभुज एम एन एफ के। होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज क्या आ गया समरूप आ गया। तो संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाओं में क्या है तो संगत भुजाओं में लिखेंगे यही ना जी एम एन और ए डैश। तो लिखेंगे एम एन और बटे में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे में ए डैश एफ, एन एफ और बटे में ए डैश एफ। अब देखा जाए क्या ये एम एन जो है वह ए बी के बराबर है, क्योंकि ए बी वस्तु से ही निकलने वाली प्रकाशीय किरण आई है और परावर्तित होकर के कहाँ चली गई है मुख्य फोकस से होते हुए चली गई है। तो ये जो एम एन है वह किसके बराबर है ए बी के बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि एम एन बराबर ए बी, चूंकि एम एन बराबर ए बी, इसलिए अब एम एन के जगह पर क्या लिखेंगे ए बी और बटे में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ है ना जी। तो एन एफ है तो अब ये क्या हो जाएगा एन एफ और बटे में ए डैश एफ। अब इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। क्यों मानेंगे समीकरण 1 देखते हैं तो एल एच एस में ए बी बटा में ए डैश बी डैश, समीकरण 2 देखते हैं तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश। तो जब एल एच एस और एल एच एस बराबर आ गया इसी वजह से इसको समीकरण 2 मान लिए कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और किससे 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी बराबर एन एफ बटा में ए डैश एफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चूंकि n जो है वह ध्रुव P के अत्यंत निकट है तो लिखेंगे कि चूंकि n ध्रुव P के अत्यंत निकट है, तो अत्यंत निकट है तो उसका उपाय है ना जी एन एफ है तो क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद में क्या होगा तो हो जाएगा ए सी बटे में ए डैश सी और बराबर एन एफ के जगह पर पी एफ और बटे में ए डैश एफ। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं यही ना है, ये है ए और ये है सी। तो ए और सी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी या पी ए माइनस पी सी कर देंगे तो नहीं आ जाएगा ए सी। तो क्या लिखेंगे पी ए माइनस पी सी। तो लिखेंगे पी ए माइनस पी सी ए डैश सी, तो यही ना है ए डैश सी। तो इसको क्या करेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी ए डैश। देखो यहाँ से यहाँ तक पी सी ले लिए, अब पी ए डैश को घटा देंगे तो ए डैश सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पी से लेकर के ए तक का मान लेंगे और पी सी को घटा देंगे तो ए सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये मान कहाँ से आया समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और ये मान है पी एफ। तो पी एफ तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो ये हो गया पी एफ। अब बात करते हैं ए डैश एफ की, तो यही ना है ए डैश और ये है एफ। तो ए डैश एफ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान ले लेंगे, हमको लिखना है ए डैश एफ। तो अब क्या करेंगे पी ए डैश, अब पी एफ को क्या करेंगे घटा देंगे तो आ जाएगा ए डैश एफ। तो अब लिखेंगे पी ए डैश, तो ये हो गया पी ए डैश और माइनस पी एफ, तो ये हो गया पी एफ। कोई दिक्कत
अब देखो, अब चिन्ह परिपाटी से मान रखना स्टार्ट करेंगे। चिन्ह परिपाटी से, ये इतना ही जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसमें 10 क्लास का पहले क्या लगेगा, समरूपता का नियम लगेगा। और 10 क्लास के समरूपता के नियम के बाद क्या लगेगा, तो 10 क्लास के समरूपता के नियम के बाद इसमें अब ये जो चिन्ह परिपाटी का पद रखा जा रहा है वो लगेगा। बाकी तो नॉर्मल ही है। अब जैसे ही चिन्ह परिपाटी का पद वाला सब स्टेप रख देंगे, संकेत रख देंगे कि पीसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पी ए वस्तु की दूरी हो गई, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो अब इसके बाद इसको हल करना है, तब जाकर के मिलेगा दर्पण सूत्र। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टेप वाइज देखोगे तो 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, त्रिभुज को समरूप कीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। दूसरा स्टेप, चिन्ह परिपाटी से इसका मान रखिए। और तीसरा स्टेप, जब मान रखते हैं तो उसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो हमारे लिए तो ये 3 स्टेप में है, वो हम बता भी रहे हैं। इसको ऐसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो कभी भी सॉल्व होगा ही नहीं। मतलब ये समझो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसको 10 बार 20 बार अगर हल करोगे तब ना समझ में आएगा। तो जो भी बड़ा टॉपिक होता है उसको हम खुद ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये समरूपता को हम एक पार्ट में मानते हैं कि ये एक पार्ट है, तो समरूप कर दिए। तो अब दूसरा टारगेट हमारा यही रहता है कि अब हम चिन्ह परिपाटी से उसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी से जैसे ही मान रख देंगे ना, तो तीसरा हमारा टारगेट रहेगा कि चिन्ह परिपाटी वाला मान रख दिए तो अब उसको क्या कर दें, हल कर दें। अब हल करने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जो रहेगा, जैसा जरूरत होगा वैसा काम करेंगे और उसके बाद दर्पण सूत्र अपने आप आ जाएगा। तो अगर बेसिकली कहा जाए तो 2 ही स्टेप याद करना है भाई। चिन्ह परिपाटी का अगर नियम आप रख देंगे, चिन्ह परिपाटी का पद अगर आप रख देंगे, नियम कह रहे हैं, चिन्ह परिपाटी का अगर आप पद रख देंगे, यू भी एफ रख देंगे, आर रख देंगे, तो अब तो काम शेष ही बचा है कि उसको क्या करना है, हल करना है। तो इस स्टेप को बस 2 ही स्टेप में बांटेंगे। एक हो गया समरूपता में बांटेंगे, त्रिभुज समरूप हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया। और दूसरा क्या है, चिन्ह परिपाटी से उसका मान रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से मान किसका रखेंगे, पी ए। किसका रखेंगे, पी ए। उसके बाद मान क्या है, पी सी। जगह कम है, यहाँ आप बताएंगे। तो पी ए को क्या बोलते हैं, यही ना है पी ए। तो एक्स डैश की तरफ है, वस्तु की दूरी है कि नहीं, तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से, लेकिन एक्स डैश की तरफ है तो माइनस यू। पीसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या एक्स डैश की तरफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब पी ए पी सी रख दिए, पी सी हो गया। अब पी ए डैश, तो पी ए डैश को हम क्या कहेंगे, ये रहा पी, ये रहा ए डैश, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करेंगे, भी से। एक्स डैश की तरफ है तो क्या रखेंगे, माइनस। अब देखो पी ए डैश भी आ गया, तो अब बाकी क्या है, पी एफ। तो हम रखेंगे यहाँ पर पी एफ। तो पी एफ का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी, और फोकस दूरी भी एक्स डैश की तरफ है तो क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस एफ। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे ना। तो अब ये समीकरण 2 माने थे, यहाँ मान रखना है तो समीकरण 3 लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो क्या हो जाएगा, पी ए के जगह पर अब मान रखेंगे डायरेक्ट, माइनस यू माइनस। अब देखो पीसी है तो पीसी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस आर, और बटे में पीसी, तो पीसी के जगह पर माइनस आर, माइनस तो रखेंगे माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस भी। डायरेक्ट मान रख रहे हैं समीकरण 3 में। बराबर है तो बराबर, पी एफ के जगह पर माइनस एफ, और पी ए डैश के जगह पर माइनस भी, माइनस पी एफ के जगह पर माइनस एफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर, और माइनस यू, माइनस माइनस प्लस भी, और माइनस आर, माइनस एफ, और प्लस एफ, और माइनस भी। होगा कि नहीं होगा। अब ये सारा मान हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। अब बताओ एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि एफ बराबर होता है आर बाई 2, तो इसलिए आर का अगर मान रखना होगा तो क्या हो जाएगा, 2f। होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। तो अब हम यहाँ पर इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये r माइनस यू है तो, और ये f माइनस भी है, तो होगा f माइनस भी और इंटू आर माइनस यू, और इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू भी माइनस आर। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, f माइनस भी है तो f और माइनस भी, लेकिन r के जगह पर अब क्या लिख देंगे, 2f और माइनस u। f के जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम, भी सेम टू सेम, लेकिन r के जगह पर 2f लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। इसको हल करना भी आसान मत समझना,
बहुत सोच समझ करके हल करना है। एक स्टेप पर इसका चेंजिंग पॉइंट है तो ये चेंजिंग पॉइंट याद होना चाहिए, तभी हल होगा, नहीं तो हल नहीं कर पाओगे। अब इसको हम हल करते हैं और गुणा करना है, इसके बाद भाग करना है। तो क्या करेंगे, f का 2f में अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर होगा ना। f का u में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, fu। v का इसमें करेंगे तो 2vf और माइनस माइनस प्लस vu हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया माइनस एफ भी, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, ये 2f स्क्वायर प्लस ये 2f स्क्वायर प्लस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया तो देखना, ये हो गया माइनस एफ यू और माइनस 2vf, अब प्लस क्या है vu, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एफ भी, और इज इक्वल टू क्या बच गया। अब ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना दर्पण सूत्र होता है। तो अब इस दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए अब देखो क्या करते हैं, ये vf है और ये भी vf है, तो ये तो माइनस एफ यू हो गया और ये हो जाएगा माइनस vf। दूगो vf में से एक vf घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक। अब इसके बाद क्या है, प्लस vu और इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो, अगर ये vu इधर आ गया, भाग देंगे f vu से तो vu कट जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये vu प्लस है तो vu को इधर ही रहने देंगे, और ये माइनस वाला जब RHS में जाएगा LHS से तो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा fu और प्लस vf। अब यहीं पर जो है वो मेन पॉइंट है, एक और चेंजिंग पॉइंट है, और वो है कि LHS और RHS दोनों साइड को UVF से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग देने पर, UVF से भाग देने पर। तो जब हम UVF से भाग देंगे तो ये VU ऐसे ही रहेगा और भाग देंगे VUF से, ये FU ऐसे ही रहेगा, भाग देंगे VUF से, VF ऐसे ही रहेगा, भाग देंगे VUF से, ये हो गया VUF। अब देखो, V से V गया और F से F, F से F गया और U से U, VU से क्या कैंसिल हो गया, VU, तो यहाँ क्या बचा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1/v, F और U दोनों कट न गया है 1/v, और यहाँ क्या बचा 1/u, तो यही ना होता है जी दर्पण सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना साबित करना था। साबित हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। फिर से एक बार बता दें, इसका चेंजिंग पॉइंट कितना दिखाई दिया, अगर छोटे छोटे पदों को जोड़ दिया जाए तो चेंजिंग पॉइंट दिखाई दिया, कुल मिला करके देख सकते हो। एक यहाँ पर है चेंजिंग पॉइंट कि mn बराबर ab यूज करना है, दूसरा क्या कि nf बराबर pf यूज करना है। तो ये माइनर चीजें हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में ये सब हम किए हैं, है कि नहीं, आप लोग भी देखे थे। तो इसमें याद क्या करना है कि पहले त्रिभुजों को समरूप करना है। कौन सा त्रिभुज, तो BAC और CA'B', फिर क्या MNF और FA'B' समरूप हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल देंगे, और यही प्रारंभिक पद है। जैसे ही अगर बराबर आ जाता है तो अब ये दोनों समीकरण से दोनों के मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो इसके पश्चात क्या करेंगे, तो VUF का डायरेक्ट अब मान रखेंगे चिन्ह परिपाटी से। x डैश की तरफ है तो माइनस, अगर x की तरफ होता तो प्लस, तो सारा मान माइनस में रखे और इसके बाद इसको क्या कर दिए, हल कर दिए। लेकिन हल करने के क्रम में यहाँ पर एक जगह r आ रहा है और हमें संबंध चाहिए u, v और f में, तो r का कोई काम है नहीं है, तो उसको किस में बदल देंगे, f में। चूंकि f बराबर r/2 साबित कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो r बराबर 2f, जहां जहां r है वहां वहां क्या रख दिए 2f, गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दिए। अब मामला फंसता है यहाँ पर आकर के कि vu बराबर fu और प्लस vf, तो अब बस ये याद रखना है कि अंतिम में क्या कर देना है, vuf से भाग कर देना है, और जैसे ही VUF से भाग करोगे तो VU कट जाएगा तो 1/f, अब यहाँ UF कट जाएगा तो 1/v, VF कट जाएगा तो 1/u, साबित हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए, इसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। देखा जाए, आज का टॉपिक है फिजिक्स में आवर्धन, ठीक है। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन
आवर्धन होता क्या है, तो किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को m से सूचित करते हैं। अर्थात आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु अथवा बिंब की ऊंचाई, जहां प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो इस आधार पर हमें मिलता है m बराबर h डैश बटा में h। अब ये m बराबर h डैश बटा में h है, तो हमें आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना होगा गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले अवतल दर्पण में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आवर्धन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण या लिखेंगे किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, h डैश से, एवं वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो इसको किससे सूचित करते हैं, h से। तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में बिंब की ऊंचाई। तो लिखेंगे अर्थात आवर्धन बराबर, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब क्या हो गया जी, वस्तु की ऊंचाई, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु की ऊंचाई। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, m बराबर h डैश और बटे में h लिखा जा सकता है। अब इस आधार पर आवर्धन को परिभाषित कर दिया गया कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में बिंब अथवा वस्तु की ऊंचाई, या संकेत में m बराबर h डैश और बटा में h। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष x डैश के ऊपर जो भी मान लिया जाता है वो धनात्मक होता है और मुख्य अक्ष x डैश के नीचे जो भी मान लिया जाता है वो ऋणात्मक होता है। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष का जो ऊपरी भाग होता है उसमें y अक्ष होता है और y अक्ष पर सदैव धनात्मक मान लिया जाता है, जबकि नीचे ऋणात्मक मान इसलिए होता है क्योंकि नीचे y डैश होता है। y डैश का मतलब ये x और x डैश, तो ऊपर y और नीचे y डैश। तो ऊपर हमेशा धनात्मक मान मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, ऋणात्मक मान मिलेगा। समझ में आया इतना। तो इस प्रकार से चतुर्थांश द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मुख्य अक्ष x डैश है उसके ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाएंगी और मुख्य अक्ष x डैश के नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जो है वो हम लोग अवतल दर्पण में, सबसे पहले तो गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। पर गोलीय दर्पण जब हम काटते हैं खोखले गोले को और एक भाग को कलई कर देते हैं तो कितना गोलीय दर्पण से दर्पण निकलता है, दो। एक निकलता है अवतल दर्पण तो दूसरा निकलता है उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग अवतल दर्पण में आवर्धन का जो है वो मान ज्ञात करेंगे। तो इस अवतल दर्पण में आप देख रहे हो कि इसके बाह्य सतह को कलई किया गया है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसके मुख्य अक्ष x डैश पर एक वस्तु रखी गई है AB, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A डैश B डैश, जो इस वस्तु के सापेक्ष क्या है, वास्तविक उल्टा है। और इस स्थिति में हमें आवर्धन m का मान चाहिए। तो आवर्धन m का मान क्या होगा देखते हैं। तो लिखेंगे, माना कि दर्पण का नामकरण सबसे पहले कर देते हैं x और y। तो लिखेंगे माना कि XY एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जो इसमें है वही लिखेंगे। माना कि XY एक अवतल दर्पण है तथा इसका ध्रुव क्या है, तथा इसका ध्रुव P है एवं इसका मुख्य अक्ष क्या है जी,
इसका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है और इसके मुख्य अक्ष पर ही क्या रखा गया है, एक वस्तु ए बी रखा गया है। लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखा गया है, ए बी रखा गया है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखा गया है, एक वस्तु ए बी रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, जो वास्तविक क्या है, उल्टा है। जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, जो वास्तविक क्या है, उल्टा है, जो वास्तविक उल्टा है। अब बताओ, फिगर का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ। अब तो इसके विषय में कुछ नहीं कहना है। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, इसका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, जो वास्तविक क्या है, उल्टा है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जो है वो हम लोग दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे ए पी बी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ही त्रिभुज अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे चित्र से, तो चित्र से क्या होगा भाई, तो चित्र से त्रिभुज ए पी बी तथा ए डैश बी डैश पी में, अब देखा जाए ये रहा ए, ये रहा पी और ये रहा बी, और इसके बाद ए डैश बी डैश और पी, तो यही ना त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब इस स्थिति में हम दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये समरूपता कैसे साबित होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ नहीं है तो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज क्या लिए हैं, ए पी बी ना, ए पी बी नहीं लेंगे, इसको लिखेंगे बी ए पी, संपूर्ण है। क्या लिखेंगे, बी ए पी, और ए डैश बी डैश पी लिखे हैं, इसको लिखेंगे बी डैश ए डैश पी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में। तो अब देखो बी ए पी कोण बी ए पी और इज इक्वल टू बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी बराबर कितना है जी, 90 डिग्री। अब एक और कोण अगर हम बराबर कर देंगे तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब देखते हैं वो कोण कौन सा है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये संगत कोण से ये दोनों कोणों का मान बराबर होगा। और वैसे भी किरण आरेख का नियम है कि जब कभी भी कोई भी किरण अगर ध्रुव पर पड़ती है तो उसका जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो इस स्थिति में ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं, यानी कोण बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डैश पी बी डैश, कोण ए डैश पी बी डैश। क्यों ये ऐसा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो दोनों कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से, किससे, ए समरूपता से। तो ए समरूपता से अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज बी ए पी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश पी। अर्थात अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हो जाएगा बी ए बटा में ए डैश बी डैश। अब इसके बाद ए से लेकर के पी तक, तो ए पी और बटा में ए डैश पी। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको अब समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के द्वारा इन सब का मान रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से मान पहले देख ले कि कौन वस्तु की दूरी है, कौन प्रतिबिंब की दूरी है। बात समझ में आ रहा है ना, कौन वस्तु की ऊंचाई है, कौन प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और इसके बाद जो है वो हम लोग इसका मान रखेंगे। तो इसलिए समीकरण 1 मान लिए, क्योंकि उस समय लिख देंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर। तो देखते हैं चिन्ह परिपाटी से क्या क्या हमें पता चलता है। तो चिन्ह परिपाटी से अगर बी ए का मान देखें तो बी ए जो है वह वस्तु की ऊंचाई है और ऊपर की ओर है तो क्या लिया जाएगा, धनात्मक।
तो ये क्या हो जाएगा प्लस h। क्यों लिया गया? क्योंकि ये क्या है वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब है a डैश और बटा में क्या है b डैश, a डैश और b डैश। a डैश b डैश क्या है? तो a डैश b डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और मुख्य अक्ष से नीचे है, तो धनात्मक लिया जाएगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो अब ये हो जाएगा माइनस h डैश। क्यों? क्योंकि यह क्या है? यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आ रहा है ना जी? अब नेक्स्ट देखेंगे तो ये ए बी या बी ए डैश बी डैश क्लियर हो गया। अब इसके बाद चाहिए ए पी क्या है और ए डैश पी क्या है। तो ए और पी, तो देखा जाए ये रहा ए और ये रहा ध्रुव पी। ये जो ए पी है वह वस्तु की क्या है? दूरी है। तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं? यू से। तो लिखेंगे यू। और ये देखा जाए तो ये किधर है? एक्स डैश की तरफ ना। तो एक्स डैश की तरफ है तो प्लस होगा या माइनस? माइनस। तो लिखेंगे माइनस यू। और ये है क्या? वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत? अब एपी के बाद क्या है? ए डैश और पी। तो ए डैश पी क्या है जी? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं? भी से। तो अब ये क्या हो जाएगा? भी। और भी से सूचित करते हैं और ये है एक्स डैश अक्ष की तरफ। तो एक्स डैश अक्ष की तरफ है तो माइनस। और इसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? अब ये सारा मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। अब समझ में आ रहा होगा कि उसको समीकरण क्यों माने। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? तो बी ए है ना। अब बटा में क्या है? ए डैश बी डैश और बराबर क्या है? तो ए पी बटा में ए डैश। अब बी ए के जगह पर क्या रखेंगे? प्लस एच। तो हम यहाँ रख दिए प्लस एच। ए डैश बी डैश के जगह पर माइनस एच डैश, तो हो गया माइनस एच डैश। ए पी के जगह पर माइनस यू, तो हो गया माइनस यू। ए डैश पी के जगह पर माइनस बी, तो रखेंगे माइनस बी। कट जाएगा। अब ये h बटा में h डैश और u बटा में v आ गया। तो देखो h गुणे v बराबर u गुणे और माइनस h डैश हो जाएगा। अब ये माइनस u हो जाएगा कि नहीं? तो ये देखो v सेम टू सेम। अब माइनस u इधर ला देते हैं, h डैश ऐसे ही रहेगा। ये जो h इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया h। यानी हम अब इसको क्या लिख सकते हैं? h डैश बटा में h बराबर माइनस प्लस माइनस v बटे में u, यानी h डैश बटा में h। तो आवर्धन की परिभाषा से क्या है जी? आवर्धन की परिभाषा से। तो आवर्धन की परिभाषा से हम पहले से ही जानते हैं, परिभाषित ही कर चुके हैं कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, अर्थात वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। संकेत में तो m बराबर h डैश बटा में h। तो जहां h डैश बटा में h रहेगा वहां m नहीं लिखेंगे। तो चूंकि आवर्धन की परिभाषा से क्या आ गया? तो m बराबर h डैश बटा में h, इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद क्या है? उपरोक्त पद जो है ऊपर वाला पद h डैश बटा में h बराबर माइनस v बटा में u है। तो हम h डैश बटा में h के जगह पर क्या रखेंगे? m। तो हो गया m बराबर माइनस v बटे में u। यही जो है वो आवर्धन का क्या है? सूत्र है। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस v बटा में u। और ये अवतल दर्पण के लिए है। अभी एक और प्रमाणित करना है और वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण में आवर्धन। आवर्धन का व्यंजक कल हम लोग अवतल दर्पण में प्राप्त किए थे, m बराबर माइनस v बटे में u। आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी गोलीय दर्पण के भाग अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को m से सूचित करते हैं, अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बटा में बिंब अथवा वस्तु की ऊंचाई h। आमतौर पर या सामान्य तौर पर या अगर तथ्यतः कहा जाए तो जब कभी भी मुख्य अक्ष से ऊपर की अगर कोई भी दूरी ली जाती है तो वो धनात्मक ली जाती है और नीचे की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक। कारण भी है x डैश, तो x की तरफ धनात्मक मान और x डैश की तरफ ऋणात्मक मान, y की तरफ धनात्मक मान तो y डैश की तरफ ऋणात्मक मान। होता है कि नहीं होता है कार्तीय तल में? तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक मान, जब नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक मान। जब
एक्स की तरफ आएंगे तो धनात्मक मान, एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक मान। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्स और वाई एक उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण की यह विशेषता है कि इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी जब रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जो बन भी रहा है, ए बी एक वस्तु है, एक्स एक्स डैश पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है, ए डैश बी डैश, जिसका आकार वस्तु के आकार से क्या है, छोटा है और यह प्रतिबिंब आभासी सीधा है। अब इसी स्थिति के लिए हमें आवर्धन का मान ज्ञात करना है। तो आवर्धन का मान ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, m बराबर माइनस भी बटे में u साबित करना है। यही ना हुआ, क्या साबित करना है, m बराबर माइनस भी बटे में u साबित करना है। तो साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्या, माना कि एक्स वाई एक क्या है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। माना कि एक्स वाई एक क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जो फिगर में है सेम टू सेम वही लिखेंगे, जिसका ध्रुव क्या है, P है, एवं मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या है, x x डैश है। इसका मुख्य अक्ष क्या है, x x डैश है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी गई है, ए बी। तो लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी गई है, एक्स एक्स डैश रखी गई है। क्या, ए बी वस्तु रखी गई है या वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण द्वारा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। जिसका प्रतिबिंब दर्पण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में बनता है। जिसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F एवं ध्रुव P के बीच बनता है, ध्रुव P के बीच बनता है। अभी तक जो बताए थे वही न लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का ध्रुव P है और इसका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है और इसी मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर एक वस्तु ए बी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब इसके मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच में बनता है। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यह जो ध्रुव P और फोकस F के बीच में प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है, इसका प्रकृति कैसा है। तो इसका प्रकृति है कि यह जो है वह वस्तु की तुलना में छोटा है और आभासी सीधा है। तो लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या है, छोटा है एवं और क्या है, आभासी सीधा है। कोई दिक्कत, ये क्या है, आभासी सीधा है और वस्तु की तुलना में छोटा है। अब चित्र से अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें तो आवर्धन का मान प्राप्त करना है। तो आवर्धन का मान प्राप्त करने का मतलब m बराबर माइनस भी बटे में u होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। तो क्या होगा, तो अब देखा जाए एक त्रिभुज यहाँ से लिया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो n है ना, जैसे ये गया है डॉटेड लाइन, वैसे ही एक लाइन यहाँ से भी जाएगा और ये सीधा यहाँ से आएगा। ठीक है। तो अब त्रिभुज लेंगे ए बी और पी। अब देखा जाए तो त्रिभुज कौन सा ले लिए, अब एक त्रिभुज किस में लेंगे, तो त्रिभुज लेंगे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज ए बी पी में कोण P और ए डैश बी डैश पी में कोण P, दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे तो लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दूसरा कोण क्या है, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी दोनों ही कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश पी बराबर कोण ए बी और पी, ए बी और पी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, एक मिनट उल्टा कर दिए, आवाज इतना हो रहा है कि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। लिखना है क्या, ए बी पी में और इसके बाद ए डैश बी डैश पी में। तो हम क्या करेंगे कि ए बी पी, तो लिखेंगे कोण ए बी पी अब बराबर कोण ए डैश बी डैश पी। तो ये हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश पी। इन दोनों ही कोणों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से, तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। यहां तक समझ में आया। दो कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किससे, ए समरूपता से, 10 क्लास में पढ़े हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इस स्थिति में उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो अब हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो देखो ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश जो लंब का काम कर रहा है, आधार का काम बीपी बटा में पीबी डैश, तो क्या हो जाएगा बीपी बटा में पीबी डैश। कोई दिक्कत। अब चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे ना जी, तो चिन्ह परिपाटी की ओर चलते हैं और चिन्ह परिपाटी से इनका मान रखेंगे। तो देखा जाए, मान निकालना है ए बी का, ए डैश बी डैश का, उसके बाद मान चाहिए बीपी का और उसके बाद मान चाहिए पीबी डैश का, यही ना मान चाहिए। तो अब आप खुद बताओ ए बी क्या है, तो ए बी जो है वह वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे, एच से। तो लिखेंगे ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष से, तो क्या लिया जाएगा, प्लस। अब बात करते हैं ए डैश बी डैश की। तो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एच डैश से। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो क्या लिया जाएगा, धनात्मक। और ये क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। कोई दिक्कत, प्रतिबिंब की ऊंचाई। नेक्स्ट बी और पी। तो बी और पी क्या है, तो वस्तु की दूरी। बी और पी क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, लेकिन वो है किधर, एक्स डैश की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस। और ये क्या है, वस्तु की दूरी। नेक्स्ट पीबी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये किधर है, एक्स अक्ष की तरफ, तो क्या होगा धनात्मक प्लस। और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं और वस्तु की दूरी अथवा बिंब की दूरी को यू से सूचित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। चिन्ह परिपाटी से इसका मान रख दिए, जो प्लस होगा प्लस, जो माइनस होगा माइनस। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से ए बी के जगह पर एच और ए डैश बी डैश के जगह पर एच डैश, बी पी के जगह पर माइनस यू और पी बी डैश के जगह पर भी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एच गुणे भी बराबर माइनस यू गुणे एच डैश। तो अब देखो भी ऐसे ही रहेगा, यू गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा माइनस यू। एच डैश सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये एच गुणा में है तो जब आर एच एस में आएगा तो भाग में। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं इसलिए आवर्धन की परिभाषा से। तो आवर्धन की परिभाषा क्या हुआ था जी, पहले ही हम बताए थे। आवर्धन की परिभाषा में हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो आवर्धन की परिभाषा में प्राप्त हुआ था एम बराबर एच डैश बटा में एच, यही ना था। आवर्धन की परिभाषा की बात कर रहे हैं, आवर्धन के व्यंजक की नहीं। आवर्धन की परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, अर्थात वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हो और वस्तु की ऊंचाई हो और उसका अनुपात निकालेंगे, यानी एच डैश बटा में एच करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। यानी एम बराबर एच डैश बटा में एच। तो लिखेंगे एम बराबर एच डैश बटा में एच, इसलिए उपरोक्त पद में। तो उपरोक्त पद में क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त पद में हमें मिलेगा एच डैश बटा में एच के जगह पर एम और बराबर माइनस भी बटे में
यू, यही ना सत्यापित करना था। आवर्धन का व्यंजक उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में ही उसका मान m बराबर माइनस v बटे में u होता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना है, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए।